नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9। यह है TV9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। मैं लेकर आती हूं सेव नहीं इन्वेस्ट कर, जहां हमारी कोशिश ये है कि हम आपको ये बता सके कि आप अपने पैसे से और पैसा कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल, ये हम सबका सपना है कि हमारा पैसा कैसे वो मैग्नेट बने जो ज्यादा पैसा खींचे। और इसके लिए आपको क्या करना है, बस एक काम आपको करना है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट। यानी बैंक अकाउंट में पैसा सिर्फ नहीं रखिए, इसको इन्वेस्ट कीजिए ताकि ये आपके कुछ और बड़े सपनों को पूरा कर सके। तो कैसे आप निवेश करें, कौन से वो रूल्स फॉलो करें, आज इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं फैमिली वेल्थ एडवाइजर अमित कुकरेजा जी। और अमित से हम आज बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो अमित ने ही मुझे सिखाया है, वो है गोल सेटिंग का। तो अमित जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, आप क्यों कहते हैं कि गोल सेटिंग बहुत जरूरी है प्रियंका, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात हो तो क्यों जरूरी है और क्या होती है गोल सेटिंग, ये भी डिफाइन कीजिए। बहुत सिंपल। आप जब कहीं भी जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, सबसे पहले आप क्या सोचते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे कब तक पहुंचना है और मुझे कितना लंबा सफर तय करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग भी एग्जैक्टली वही है। आपको अपने पैसे के साथ कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना चाहते हो, आपके पास कितना समय है और आप किस तरह के रोड पे जाना चाहते हो, कितनी उबड़ खाबड़ चीजों से जाना चाहते हो या कितनी स्मूथ राइड से जाना चाहते हो। जो बिल्कुल स्मूथ राइड होती है, लंबा टाइम देती है, उसको हम बोलते हैं लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। और जो टॉपसी टर्वी राइड होती है, जिसमें आप जल्दी पहुंच सकते हो, टाइम बचा सकते हो, वो होती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। तो आप अपनी जर्नी के हिसाब से, अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइस एक्सप्रेस करते हैं और वही चीज फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है। ठीक है, तो यानी आप पहले अपनी डेस्टिनेशन तय कीजिए, वही है आपका गोल कि आपको उससे क्या हासिल करना है। अब अमित जी, किसी का गोल हो सकता है 3 साल दूर कि मुझे 3 साल बाद अपने लिए एक शानदार जो है कार खरीदनी है, 5 साल बाद मुझे अपने लिए एक घर खरीदना है, और हो सकता है उसके बाद आगे 8 साल बाद शादी हो चुकी होगी तो मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लान करना है। तो ऐसे अगर मैंने टाइम बांध लिए तो इन्वेस्टमेंट भी किस तरह से बदलेगा। 3 साल के लिए अलग तरह का इन्वेस्टमेंट होगा, 5 साल के लिए अलग होगा, 8 साल के लिए अलग होगा। जी बिल्कुल। समय के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन होगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग प्रोसेस में एक अपने ही इन्वेस्टमेंट और मार्केट रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं। ये तो हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। एक होता है इंटरनल फैक्टर कि आप कितना भयभीत हो सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है। तो क्या आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं? तो आपको ये दोनों चीजों का समझना बहुत जरूरी है कि एक्सटर्नली मुझे क्या चीज वहां तक पहुंचा सकती है और इंटरनली मैं कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन को असेस करके अपना एक अच्छा सा असेसमेंट शीट बना सकते हैं कि मैं इतना रिस्क ले सकती हूँ और मैं यहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना समय है, तो आप उसी हिसाब से फाइनेंशियल गोल का प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लक्ष्य तय कीजिए, आपके पास कितना समय है ये देखिए, और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इस रिस्क को आप कैसे समझाएंगे, मुझे इस रिस्क को जरा सिंप्लीफाई कीजिए। रिस्क से आपका क्या मतलब है कि मेरा कैपिटल लॉस भी हो सकता है, मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा क्या? बहुत सिंपल है। अगर आपने 100 रुपए लगाए, आपके पास मैं 3 ऑप्शन देता हूँ। 100 को आपको 106 करना है, वो 100 कभी भी 100 से कम ना हो। दूसरा ऑप्शन, आप 100 को 110 भी देख सकते हो और 90 भी देख सकते हो, मतलब +10 और -10 भी दे सकते हो, या आप 100 को +20 और -20 भी दे सकते हो। आप इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन से सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, वही चीज आपकी इंटरनल रिस्क टॉलरेंस आइडेंटिफाई करती है। और कुछ और भी टेस्ट होते हैं, आपका एज, आपका पास्ट का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, आप होम मेकर हैं कि आप प्राइमरी अर्नर हैं, आप किस एज में हैं, आप किस लाइफ स्टेज में हैं, कहाँ पे आपने एक्यूमुलेट कॉर्पस कर लिया है और ये आप शुरू से शुरू करें। बहुत फैक्टर्स होते हैं। एक ठीक है, प्रोसेस तो है जो रिसर्च पे बेस्ड है। अब मुझे इन्वेस्टमेंट के वो जगह बताइए जहां निवेश किया जा सकता है, अगर टाइम को मैं अभी फैक्टर लूं। क्योंकि एक ही रूल जो है वो सबके लिए फिट नहीं होगा, लेकिन एक रूल ये है कि मेरा एक गोल है जो मुझे 3 साल के बाद अचीव करना है, तो मुझे किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
मैं सजेस्ट करूंगा कि अगले 3 साल में अगर आपको वो गोल फुलफिल करना है तो आप इक्विटी से तो दूर ही रहें। आप फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपके पास ऑप्शंस है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स एंड डेट फंड्स। डेट फंड्स लोगों को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं समझने में, लेकिन उसमें अगर ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स हैं तो डेट फंड्स इज अ गुड चॉइस। ठीक है, तो यानी कम समय है तो आप कह रहे हैं थोड़े से सुरक्षित एवेन्यूज, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी, लिक्विड फंड्स, डेट फंड्स जो है वहां पर आप निवेश कीजिए। और 3 साल जी से ज्यादा समय मेरे पास है अमित जी, 5 साल का मैं एक टाइम होराइजन रख के चल रही हूँ, और 5 साल के बाद मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं अपने लिए घर खरीदूंगी। तो मुझे कहाँ पैसा लगाना चाहिए जो मेरे हाथ में कुछ इतने पैसे देगा, एक सब्सटैंशियल अमाउंट, कि मैं एक बड़ी परचेज, अपने लिए एक बड़ी एसेट खरीद सकूं? जी, देखिए 3 से 5 साल का विंडो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर 5 साल है तो आप इंडेक्स में पैसा लगा सकते हैं। तो आप 3 से 5 साल के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ डेट फंड्स और इंडेक्स फंड्स एंड लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स का एक पोर्टफोलियो बनाएं। डेट फंड इसलिए क्योंकि उसमें आपको टैक्स एफिशिएंसी मिलेगी जो फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलेगी, और डेट फंड में थोड़ा सा मार्जिनल रिटर्न ज्यादा होता है कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट। इंडेक्स आपको पता है 5 से 6 साल के विंडो में हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ देके ही जाता है, और एक्टिवली मैनेज लार्ज फंड्स में आपके हमारे फंड मैनेजर्स थोड़ा सा अल्फा क्रिएट करते हैं ओवर द इंडेक्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप इंडेक्स एंड एक्टिव मैनेजमेंट फंड्स एंड डेट फंड्स। और 5 साल से अगर ज्यादा का समय है, अब वो 8 साल हो सकता है, किसी के पास 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, उनके लिए आप क्या कहते हैं? जिनके पास एक लंबा टाइम है, बहुत आगे की प्लानिंग करना चाहते हैं, उस पैसे की उन्हें अभी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लॉन्ग टर्म वेट करेंगे, तो क्या वो रिस्क ज्यादा ले सकते हैं? अगर उनकी इंटरनल रिस्क टॉलरेंस है तो वो डेफिनेटली रिस्क ले सकते हैं, और अगर उनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो वो मल्टी कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में, लार्ज कैप फंड्स में, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, इन सब चीजों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और गोल के ड्यूरेशन पे या गोल के होराइजन के बेसिस पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जैसे गर्ल चाइल्ड है, सुकन्या समृद्धि स्कीम 7.4% देती है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जब गर्ल 18 साल की होगी या 21 साल की होगी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। पीपीएफ है 7.2% है, टैक्स फ्री है, बहुत अच्छा रिटर्न है। ईपीएफ है 8.5% फिक्स्ड इनकम, टैक्स फ्री, बहुत अच्छा रिटर्न है, एक्सेप्ट जो बजट में चेंजेस अनाउंस हुए हैं विच इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। You have lots of simple products, zero commission products, based on which you can create wealth in this country. That's my bottom line. And if you have a longer horizon, it's fantastic stage to be in. ओके, अब म्यूचुअल फंड्स की आपने बात की है, तो म्यूचुअल फंड वर्सेस शेयर्स, यानी डायरेक्ट इक्विटी में भी निवेश हो रहा है, क्योंकि हम भारत में देख रहे हैं कि डीमैट के प्रति जो है, हम पिछले 1 साल में देखें रिकॉर्ड नंबर में डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। तो जो म्यूचुअल फंड और शेयर्स दो चीजें हैं, दोनों एक ही जगह निवेश कर रही है, इक्विटी में कर रही है, म्यूचुअल फंड में आपको डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट में भी मौका मिलता है। आप क्या कहते हैं चूज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, प्योर इन्वेस्टमेंट? मैं म्यूचुअल फंड्स ही रेकमेंड करता हूँ, शेयर्स रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो मैनेज करते हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड, इंडस्ट्री से वेल कनेक्टेड फंड मैनेजर्स होते हैं। उनकी नॉलेज, उनकी एक्यूमेन, उनकी बिजनेस इनसाइट हम लोगों से कहीं ज्यादा होती है, वो हमको एडवांटेज देते हैं, वो रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं। शेयर्स में आपका कोई बीच में एडवाइजर नहीं है, आपकी खुद की टेक्निकल नॉलेज अबाउट द स्टॉक, आपकी खुद की फंडामेंटल एनालिसिस अबाउट द कंपनी विल ड्राइव योर डिसीजन। और आजकल शेयर मार्केट में इतने चेंजेस होते हैं रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उस शेयर्स के एस्पेक्ट पे आप अपनी नॉलेज को मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड्स ही आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको मार्केट बेस्ड अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और दो चीजों के बीच में फिर एक द्वंद होता है, खासतौर पर हम इंडियंस जो है उन्हें पसंद है एक, कि अपने नाम का घर होना बहुत जरूरी है, यानी कि रियल एस्टेट, और अपने पास गोल्ड होना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों में निवेश करने की सलाह आप देते हैं निवेश के लिहाज से? क्या इसमें हम इन्वेस्टमेंट करें अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, कि गोल्ड है तो मैं इसे कभी बेच करके कुछ खरीद पाऊंगी, घर है तो घर एक चाहिए रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, घर में रहने के लिए हमेशा
एडवाइस करता हूँ कि आप खरीद लें, क्योंकि घर एक इमोशनल नीड है, वो एक फाइनेंशियल नीड कम है, लेकिन हाँ उस इमोशनल नीड को फुलफिल करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। तो अगर आपका पहला घर है, डेफिनेटली खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए, काफी पीस ऑफ माइंड देता है। लेकिन अगर आप मिलेनियल्स हो, आपकी एज 30 या उससे थोड़ी सी ऊपर है या कम है, आप घर नहीं खरीदोगे, क्योंकि उस जनरेशन को मोबिलिटी, जॉब चेंजेस, ट्रैवल ज्यादा अपील करता है, घर अपील नहीं करता। तो आपकी एज पे भी डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है। लेकिन अगर आप दूसरा तीसरा घर खरीदना चाहते हैं तो मैं एडवाइस करूंगा बिल्कुल ना खरीदें। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट इज नॉट अ गुड एसेट क्लास इन माय ओपिनियन, क्योंकि उसमें पार्शियल लिक्विडेशन नहीं होती। आपको अगर 1 करोड़ के घर में से 20 लाख चाहिए अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, तो आपको पूरा घर बेचना पड़ेगा। लेकिन फाइनेंशियल एसेट में आप पार्शियली लिक्विडेट कर सकते हो, तो आपका गोल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और आपके एसेट्स भी बने रहते हैं और आपकी टैक्स एफिशिएंसी भी कंटिन्यू रहती है। और गोल्ड? गोल्ड भी एक अच्छी एसेट क्लास है, लेकिन इन मॉडरेशन 5 to 10%, क्योंकि गोल्ड आप देखें इट्स अ करेंसी ऑफ क्राइसिस। जब भी इंटरनेशनल क्राइसिस हुआ है गोल्ड बढ़ा है, क्योंकि लोगों को लगता है ट्रेडिंग रिलेशनशिप से जो करेंसी की इंटर रिलेशनशिप है वो स्पॉइल हो सकती है और हमारे इकोनॉमी में क्रैश हो सकता है, तो लोग गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। तो जब भी इंटरनेशनल क्राइसिस होता है और आपको पोर्टफोलियो को हेज करना है, तो गोल्ड 5 to 10% is good, provided it is in the financial asset form, not in the physical form, because physical form will cost you cost of storage, cost of buying jewelry, cost of other making charges and all that stuff. So financial asset form ka gold is a good addition to your portfolio. इनफैक्ट अमित जी, आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट बोले सब फाइनेंशियल फॉर्म में ही बोला है। फिजिकल एसेट से ज्यादा फाइनेंशियल फॉर्म में एसेट रखिए और इनको डिसाइड आपको कैसे करना है कि आपका टाइम होराइजन कैसे है, और यही है गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग भी। थैंक यू सो मच अमित, आपने सेव नहीं इन्वेस्ट करके लिए टाइम निकाला और बहुत काम की बातें बताई हैं हमें कि कैसे आप गोल तय करें, अपने आप को कैसे इवेलुएट करें, अपने आप को कैसे असेस करें और उस हिसाब से इन्वेस्ट करें। इसी के साथ सेव नहीं इन्वेस्ट कर में आज मेरे साथ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।